Hello and welcome to another episode of Law MCQ of Drishti Judiciary. Let's begin. Under which section of the Indian Penal Code is the offence of murder defined? Section 299, Section 300, Section 302, Section 304. भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध हत्या को परिभाषित किया गया है? धारा 299, धारा 300, धारा 302 या धारा 304? The correct answer of this question is option B, section 300. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 300. The offence of murder is defined under section 300 of the Indian Penal Code. The punishment for murder is outlined in section 302 of the IPC. Under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, section 101 defines murder and section 103 provides the punishment for murder. हत्या के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत परिभाषित किया गया है. हत्या के लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 302 में किया गया है. बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धारा 101 में हत्या को परिभाषित किया गया है और धारा 103 में हत्या के लिए सजा का प्रावधान है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स इन इंडिया? Companies Act 2013, Indian Partnership Act 1932, Limited Liability Partnership Act 2008 और Trademarks Act 1999. निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में फर्मों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999. The correct answer of this question is option B, Indian Partnership Act 1932. इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932. The registration of firms in India is governed by the Indian Partnership Act 1932. This act outlines the legal framework for the procedures for registering a partnership firm. भारत में फर्मों का पंजीकरण भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित होता है. यह अधिनियम साझेदारी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रियाओं के लिए कानूनी ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन अ मैरिज बी डिक्लेयर्ड वॉइडेबल? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12. हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है? धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 12? The correct answer of this question is option D, section 12. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 12. Recently, in the case of X versus Y, the Lucknow bench of the Allahabad High Court stated that a material fact for making a marriage voidable under section 12 of the Hindu Marriage Act includes any fact that affects consent. A marriage can be declared voidable under section 12 of the Hindu Marriage Act 1955. हाल ही में X बनाम Y के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत विवाह को शून्य घोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य में सहमति को प्रभावित करने वाला कोई भी तथ्य शामिल है. गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस? सेक्शन 15, सेक्शन 20, सेक्शन 25 और सेक्शन 30. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है? धारा 15, धारा 20, धारा 25 या धारा 30? The correct answer for this question is option C, section 25. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 25. Recently, in the case of R. Lalit Sharma versus State, the Madras High Court pointed out that any letter admitting guilt given to a police officer is inadmissible under section 25 of the Indian Evidence Act. Under section 25 of the Indian Evidence Act 1872, a confession made to a police officer is not admissible as evidence.
This section has now been replaced by Section 23 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हाल ही में आर ललित शर्मा बनाम राज्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने बताया कि किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया अपराध स्वीकार करने वाला कोई भी पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के तहत किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। इस धारा को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूट अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 shall be brought under the expiry of dash months from the date of disposition 1, 2, 3, 6। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 6, 2 उपधारा ए के तहत कोई भी मुकदमा निपटान की तारीख से डैश महीने की समाप्ति के बाद नहीं लाया जाएगा। 1, 2, 3, 6। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। Section 6 Clause 2 of Specific Relief Act, no suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months from the date of disposition or be against the government। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6(2) इस धारा के अंतर्गत कोई भी वाद निपटान की तिथि से 6 माह की समाप्ति के पश्चात नहीं लाया जाएगा या सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। Now it's time for the practice question। An offense punishable under the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 shall be a dash non-bailable and cognizable, non-bailable and non-cognizable, bailable and cognizable, none of these options। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय अपराध डैश होगा गैर जमानती और संज्ञेय, गैर जमानती और गैर संज्ञेय, जमानती और संज्ञेय, इनमें से कोई भी विकल्प नहीं। सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।